नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है मेरा प्यार तुम ही हो रेवती। इस कहानी के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस छठे पार्ट को शुरू करते हैं। तो तू रिश्ता पक्का करके ही क्यों नहीं आया? कि तने किसी और से भी पूछना था? अपने काका की हामी चाहिए थी तने? हाँ काकी, कीचड़ में कमल खिला है, इसलिए घर लाने से पहले घर के मालिक से पूछना मैंने जरूरी समझा। वैसे तो काका बहुत ही दयालु हैं। गांव की कितनी ही गरीब बेटियों का उन्होंने विवाह करवाया है। मैं ना भी बूझता तो भी मेरी बात मान लेता, पर उनका बड़प्पन रखना मेरा फर्ज है। वो हमारे सिरमौर हैं। ठीक है बेटा, तेरे काका को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। गरीब की बेटी है तो क्या हुआ, रिश्ता कर रहे हैं तो वो भी हमारा ही घर हुआ ना। तेरे काका का मान सम्मान और रुतबा भी बना रहे और सुथरी छोरी भी आ जावे। ऐसा काम करना, पैसे टके की फिक्र मत करना, घर बार ठीक करवा देना और बारात के खाने पीने और ठहरने का इंतजाम ऐसा होना चाहिए कि कोई उंगली ना उठा सके। बहू के वास्ते पालकी तम लेके जाओ तो ठीक रहेगा। तेरा काका तो राजा है, तू एक बार कहकर तो देखिए, तेरी बात के पीछे वो जान लुटा देगा। काकी ने कहा। दिन ढलने के बाद लू तो बंद हो गई थी, पर हवा में अभी भी काफी तपीस थी। चांदनी रात के बावजूद शरीर से पसीना टपक रहा था। हवा का कहीं नामो निशान नहीं था। भोजन के बाद काका सुखराम आंगन में चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसके पास ही पीढ़े पर बैठी काकी हाथ में पंखे से हवा कर रही थी। हरीराम ने काकी से तो राम जी के लिए देखी लड़की की बात कर ली थी, किंतु काका किसी काम से उस समय बाहर गया था। अब वह वही बात करने के लिए आया था। हरीराम, तेरी काकी ने बताया कि तू सासरे में राम जी के जोड़े की कोई छोरी पसंद करके आया है। हाँ काका, तुम्हारी बहू की सहेली है, इससे मिलने आई थी। राम जी के जोड़ की सुथरी छोरी दिखी तो मैंने इससे बूझ लिया। पिछले पाड़े में उसका घर है। उसकी माँ से बात करी तो हाथ जोड़कर बोली, जमाई राज, बेटी ने रंग रूप तो दोनों हाथ खोल कर दिए भगवान ने, पर जन्म गरीब के घर में दे दिया। 10-20 बारातियों के भोज भात का तो जुगाड़ कर लेंगे, पर दान दहेज के नाम पर 2 कपड़ों में छोरी ही दे पाएंगे जमाई राजा। अमीर गरीब दो ही तो जात हैं हरिराम, पर अमीर का अहंकार और गरीब की ऐंठ उसने झुकने ना देते। तालमेल होने से अगर दोनों रल मिल के रहवे तो दोनों का गुजारा आराम से हो सके है। काका ने आराम से बैठकर कहा, साची बात है काका, पर सबकी समझ तुम्हारे जैसी थोड़ी ना है जो गरीब की मदद को खड़ा हो जावे। गांव में और भी कई पैसे वाले हैं, पर वे तो गरीब का भला करने की जगह उनका खून चूसने की फिराक में रहवे हैं। अड़ी भीड़ में किसी ने 4 पैसे दिए भी तो जिंदगी भर उसका ब्याज ही पूरा ना होता। तुमने कितनी गरीब छोरियां का ब्याह करवाने में मदद करी है, गांव कभी भूल सके है कि? तुमने तो बिना मांगे अन्न धन से दिल खोलकर उनकी मदद करी है। हरिराम, आदमी का वहम है कि उसने किसी की मदद करी, पर करने वाला तो भगवान है। आदमी तो बस एक बहाना है। महात्मा कबीर ने कहा है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। आज मेरे पास है तो किसी जरूरतमंद को दे दिया। इंसान ना देखे, पर भगवान ने तो सब दिखे है। मैं किसी का सहारा बना तो भगवान मेरा सहारा बनेगा। उसकी दया से आज दिन खूब मौज हो रही है। साची कही काका, करने वाले तो वही है, आदमी तो बस एक बहाना है। भगवान खुद चल के नहीं आता, वो तो तुम्हारे जैसों के हाथ से मदद करे है। छोरी बेशक गरीब के घर में पैदा हो गई, पर तुम्हारे जैसे दयालु महात्मा पुरुष की कृपा हो जाए तो वो ही कीचड़ में खिला फूल मंदिर में रखने योग्य हो जाएगा। बतावे हैं भगवान ने कितने ही दीन दलितों को भवसागर से पार कर दिया। बेटा हरिराम, तू समर्थ है, अपने घर का भला बुरा सोच सके है। तू और तेरी घरवाली ने जब छोरी पसंद है तो दान दहेज की कौन सोचेगा। अपनी इज्जत आबरू बनाए रखने के वास्ते 4 पैसे लगा के भी राम जी का जोड़ा बन जावे तो तू बात पक्की करा। छोरी के माँ बापू ने तो तू जाने है, खुल के कह देना कि ब्याह धूमधाम से करे, रुपये पैसे की परवाह ना करे, बस बारात की खातिरदारी में कोई कमी ना आवे। बेटी के ब्याह जैसा घर बार दिखना चाहिए। बारात में रहने खाने का इंतजाम तो खुद देख कर आना। 2-4 दिन रुकना पड़े तो सासरे में रह लेना। तुम्हारी इजाजत मिल गई
अब कोई परवाह नहीं। तम देखना काका, राम जी का ब्याह याद रखने वाला होगा। बाराती सालों साल याद करेंगे कि किसी बारात में गए थे। मेरी काकी भी याद करेगी कि राम जी के वास्ते जोड़ा मन ने ढूंढा था। मैं सुबेरे ही जाके बात पक्की कराऊंगा। रिश्तेदारी में भी ब्याह का समाचार देना पड़ेगा। पर काका, तुम सब काम मेरे ऊपर छोड़कर आराम से बैठो और तमाशा देखना। मैं जानूं और मेरा काम। जरूरत पड़ी तो शिवलाल ने साथ ले लूंगा। वो कई काम कर ले है। भगवान का नाम लेके जा बेटा। तू गढ़ फतेह करके ही लौटना। रुपये पैसे लेके जाना। कोई जरूरत पड़े तो पटवारी से मिल लेना। तहसीलदार भी मेरी पहचान का है। काका ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। हरीराम दूसरे दिन ही अपनी ससुराल पहुंच गया। वह अकेले ही आया था। कल जाकर आज अकेले लौटे जमाई को देखकर सास ससुर घबरा गए। लेकिन हरीराम ने बताया कि वह चमेली की सहेली रेवती का रिश्ता लेकर आया है और लड़की के माँ बाप से बात करना चाहता है। उसके काका काकी तो हमारी पसंद से राजी हैं। बस लड़की वाले हाँ कर दे तो अगले तारीख आखा तीज पर मुहूर्त में अबुझ सावा है। झटपट ब्याह हो जाएगा। जवाई को भोजन करवाने के बाद चमेली की माँ रेवती के घर गई और उसके माँ बापों को समाचार दे आई कि उसका जवाई उनकी बेटी का रिश्ता लेकर आया है। मोमबत्ती ने तो खुद चमेली और उसके पति से रेवती के लिए लड़का ढूंढने की बात कही थी। उनके लिए तो घर बैठे गंगा आई थी। मोमबत्ती और बल्लू भागे भागे आए और दोनों जवाई के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। हरीराम ने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी में जितना भी खर्च होगा लड़के वाले करेंगे। उन्हें तो केवल उनकी इच्छा अनुसार काम करना होगा। उनका घर ठीक करवाकर शादी की पूरी व्यवस्था हरीराम खुद करवा देगा। लड़की के पिता को दौलतपुर आकर सगाई की रस्म पूरी करनी होगी। लेना देना, कपड़े लत्ते, टूम ठेकरी, बारात का खाना पीना सब हरीराम खुद संभालेगा। गरीब माँ बाप को और क्या चाहिए था। छाती पर सिलासी बैठी जवान बेटी के दिन रात की चिंता और खाते पीते घर में सुख शांति से उनके जीवन बिताने की गारंटी मिल गई तो बल्लू हरीराम के साथ ही जाकर सगाई का रुपया और नारियल दे आया। सावा तय हो गया। ब्याह की तैयारी हरीराम ने संभाली और उसने घर का बड़ा बेटा होने के साथ रेवती का घर भी शादी के लिए तैयार करवा दिया। काका ने खजाना खोल दिया था। राखी को मामा का गांव देखने की बहुत उत्सुकता थी। पिछली बार वह बहुत छोटी थी, इसलिए मम्मी उसे धूप गर्मी में ले जाने से घबराकर खुद ही शादी में नहीं गई थी। लेकिन अब वह काफ़ी बड़ी हो गई थी। वह स्वयं को अच्छी तरह संभाल सकती थी। उसे जो चाहिए खुद ले सकती थी। हालांकि मम्मी पापा के लिए वह अब भी छोटी सी असहाय बच्ची है और कदम कदम पर वे उसकी सहायता को दौड़ते हैं। लेकिन वह उनके सामने ही अपना सब काम कर लेती है ताकि वे भी जान सकें कि उन्हें अब उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल पहले एम के भैया को पिताजी के साथ जाने का अवसर मिला था। लेकिन अब तो वह हजारों मील दूर अपनी ड्यूटी पर तैनात है। छोटे भाई के बेटे की शादी है, इसलिए मम्मी को जाना जरूरी हो गया है। इसीलिए राखी को भी साथ ले जाना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम हो चुके हैं और स्कूल में छुट्टियां हैं। यह भी एक अच्छा बहाना मिल गया। चलो जो भी है, मुझे जानकर भी क्या करना। मुझे तो गांव देखने का मौका मिल गया है। शादी कैसे होती है यह भी देखने का अच्छा अवसर मिला है। मम्मी को मेरे बीमार होने की ज़्यादा चिंता है। वे कहती हैं कि गांव में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और पंखे कूलर ना होने से मेरे बीमार होने की उन्हें बहुत चिंता है। जब से मामा ने बेटे की शादी का निमंत्रण भेजा है मुझे तो बहुत उत्सुकता है। ये दोनों भी न जाने क्या सोचकर खुश हो रहे हैं। शायद इन्हें एम के भैया के लिए रेवती का रिश्ता पक्का करने की खुशी है। चलो अच्छा ही है। रेवती के गांव में जाएंगे तो मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे। मैं भी भैया की तरह उसे अपनी अच्छी वाली फ्रेंड बना लूंगी। उसे सब पता है कि कौन सा फ्रूट किस बाग में मिलता है और वह तो पेड़ों पर चढ़ना भी जानती है। मैं तो आम के साथ साथ उसे अमरूद, बेर और अंगूर तोड़कर लाने को भी कहूंगी। लाने को क्या कहना है, मैं तो उसके साथ ही जाऊंगी ना, ताकि देख सकूं कि वह पेड़ पर चढ़ती कैसे है। लेकिन वह तो खतरे का काम है। बाग उसकी थोड़ी ना है। एम के भैया ने बताया था कि वह अपने दुपट्टे में आम बांधकर कैसे भागी थी। चोरी के आम जानकर तो भैया की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और ठेकेदार के किसी भी समय आ जाने के भय से दोनों कैसे भागे थे। राखी ने सोचा, जब घर बैठे बिठाए ही मनपसंद ताज़ा फ्रूट मिल जाएंगी तो मुझे कहीं आने जाने की क्या ज़रूरत है। मम्मी कहती है ना कि तुम तो बस आम खाओ, आम से मतलब रखो, पेड़ क्यों गिनने हैं। ठीक ही तो कहती है मम्मी। जब घर में गंगा आ रही है तो उसके लिए हरिद्वार, इलाहाबाद या बनारस जाने की क्या ज़रूरत है।
राखी के लिए रेल का सफ़र भी कौतूहलपूर्ण था। उसने केवल अपनी पुस्तक में ही रेलगाड़ी देखी थी। खेत, पहाड़, जंगल, ऊँट, बैल, गाय, भैंस और खेतों में उगी फसलें उसके लिए सब कुछ अद्भुत था। 4-5 घंटों के सफ़र में वह रेलवे लाइन के साथ खेतों में काम करते किसान, गाड़ियों के साथ दौड़ते पेड़, गांव, शहर और बस्तियां ही खिड़की के पास बैठी देखती रही। जब किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती तो प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़, सामान उठाए दौड़ते कुलियों, खाने की सामग्री बेचने वालों का शोर तथा गार्ड की सीटी बजाकर हरी झंडी दिखाना, फिर इंजन का कान फोड़ो सीटी मारकर गाड़ी का चलना आदि भी जिज्ञासा और उत्सुकता का कारण था। आज तक ये सब चीज़ें उसने पुस्तकों या सिनेमा के पर्दे पर ही देखी थी। मामा के गांव जाने के लिए छोटे से सुनसान स्टेशन पर उतरकर अपना सामान उठाकर मील भर पैदल चलना भी अजीब सा अनुभव था। शहर की तरह यहाँ ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी नहीं थी। गांव में हमें लेने आए किसी रिश्तेदार ने मम्मी पापा से नमस्ते की और अटैची थैले उठाकर आगे आगे चलने लगा। रास्ते में बालू रेत के टीलों को पार करके हम घर तक पहुँचे। पेड़ों से घिरा छोटा सा गांव और उसमें मिट्टी फूस के बने छोटे छोटे एक मंजिला घर थे। पूरे गांव में एक दो ही पक्के मकान नजर आते थे। मामा का सफ़ेदी से पुता सफ़ेद झक और रंगीन झंडियों से सजा पक्का घर था, जो उस गांव में सबसे अलग ही दिखाई देता था। उसके साथ ही बड़े से अहाते में नीम, सिरस के कई छायादार पेड़ उगे थे। घर के बाहर बड़ा सामियाना लगाकर सजाया गया था, जिसके नीचे बच्चे धमाचौकड़ी करते धूल उड़ा रहे थे। घर में महिलाओं का सब्जी मंडी जैसा माहौल बना था। पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या सुन रहा है। घर पहुंचे तो पापा बाहर ही अहाते में इकट्ठे पुरुषों के बीच राम राम करके चारपाई पर बैठ गई। लेकिन घर में घुसते ही औरतों ने राखी और उसकी मम्मी को घेर कर बारी बारी सबने उन्हें गले लगाया। राखी का सिर पुचकारने में उनके बालों की गोरैया का घोंसला बना दिया। एक दो ने तो उसे चूमा चाट कर बौखला ही दिया था। फिर पिछली शादी में ना आने के उल्हाने और मम्मी द्वारा बच्ची छोटी होने की मजबूरी का स्पष्टीकरण। उनके बैठ जाने पर गुड़ का शरबत बड़ा सा गिलास भरकर पीने के लिए दिया गया। राखी ने भी कोल्ड ड्रिंक समझकर मम्मी के देखा देखी गिलास तो ले लिया, लेकिन पहला घूंट मुंह में जाते ही उसे उबकाई आने लगी। उसकी मम्मी को तो पहले ही संदेह था कि वह शरबत नहीं पी सकेगी। अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। उसने साथ खड़ी युवती से एक गिलास पानी मंगवा कर राखी को दिया। शरबत का गिलास युवती को दे दिया, जो उसने वहीं खड़े खड़े गटागट पी लिया। शादी की उमंग में सजी धजी महिलाएं काम से कम इधर उधर आने जाने से अधिक व्यस्त नजर आ रही थी। एक बुजुर्ग सी महिला ने दूल्हे की मां को लक्ष्य करके याद दिलाया कि भातई कब के आए बैठे हैं, फिर भात लेने में देर क्यों हो रही है। तेरी भावज और बच्चे भी साथ हैं, सुबेरे घर से जल्दी निकले होंगे, उनकी रोटी पानी का भी इंतजाम करो। दोपहर हो गई है, सांझ होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बाद में चाक पूजन का बखत हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी काम समेट लो, तो अंधेरा होने से पहले सब काम सुख शांति से पूरे हो जाएंगे। मायरा लेकर आए मामा के भाई भाभी और उनके साथ आए बच्चों का पारंपरिक गीतों के बीच स्वागत किया और घर के द्वार पर खड़ा करके उनकी आरती उतारी। फिर उन्हें तिलक लगाकर एक एक लड्डू देकर उन्हें घर के अंदर लाया गया। राखी के लिए यह सब कौतूहलपूर्ण था। आया मेरी माँ का जाया, बीर हीरा बंद लाया चूंदड़ी, ओढ़ू तो हीरा बीरा झड़ पड़े रे, दर्दों तो तेरे से जीव तू शादी क्यों ना लाया चूंदड़ी, चावल रांधूं उजड़ा घी बूरा के साथ, बीरा शादी क्यों ना लाया चूंदड़ी। गीतों के बीच ही मामी की भाभी तो उसी समय अंदर दूसरी महिलाओं के साथ मिल गई। लेकिन पुरुष सामियाने के नीचे दरी बिछाकर अन्य मेहमानों के बीच बैठकर साथ लाई सौगात मामा मामी को सौंपकर ऊंची आवाज में बताने लगे, जिसमें नकदी के अतिरिक्त दूल्हे का सेहरा, शादी के कपड़े प्रमुख थे। कुछ खास मेहमानों को भी तिलक करके रुपये दिए गए। सब पुरुषों और बच्चों को पहले दो कतार में आमने सामने बिठाकर भोजन करवाया गया। राखी को भी उसके पापा के साथ जीमने को कहा गया, किंतु उसने जोर की भूख होने के बावजूद सबके साथ खाने से मना कर दिया। पुरुषों के बाद महिलाओं को भोजन करवाया गया।
राखी भी अपनी मम्मी के साथ जिमने बैठी। जमीन पर पालथी मारकर खाना खाने का पहला अवसर था। उससे भी अधिक विचित्र तो खाने के बाद स्वीट डिश के बजाय भरपेट स्वीट लड्डू जलेबी खाने के बाद आलू की रस्सेदार सब्जी के साथ पूड़ियाँ। गांव के बच्चे ही 5-10 लड्डू जलेबी तो ऐसे खा गए मानो अभी कुछ खाया ही नहीं। राखी को एक जलेबी खाना भी भारी हो रहा था। जैसे तैसे उसने एक जलेबी और 2 पूड़ी खाकर आधा गिलास पानी पी लिया। मनोज भैया ने बताया था कि उसकी तो और भी बुरी हालत हुई थी। जहाँ बारात गई थी उस गांव में तो उसे रेवती की थाली में चावल ही खाने को मिले थे, वो भी गुड़ के चूरे के साथ। चपाती तरकारी का तो नाम भी नहीं था। और यहाँ पहले खूब ठूस ठूस कर स्वीट खाओ, बाद में सब्जी पूरी मिल सकती है। आते ही कोल्ड ड्रिंक के बदले न जाने कैसा मीठा पानी दिया कि मुझे तो उल्टी ही आने लगी थी। और अब दोपहर में लड्डू जलेबी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आइसक्रीम, पेस्ट्री, रसमलाई, गुलाब जामुन या रसगुल्ला आदि शायद ये लोग जानते ही नहीं है। इसलिए इन्हें अनपढ़ मूर्ख गंवार कहा जाता है। ना इनके खाने पीने का कोई तरीका है और ना ही सोने बैठने का ढंग। इसलिए ये चारपाई पर या जमीन पर ही बंदर की तरह बैठ जाते हैं। खास मेहमानों के लिए सरकंडे के मुड्डे हैं, यह मेज कुर्सी नहीं है। जीमनवार से फुर्सत मिलते ही महिलाएं गीत गाती हुई चाक पूजने कुम्हार के घर पहुंची। खुले आंगन में सुलगता बड़ा अलाव, आसपास टूटे फूटे ठीकरों का ढेर और उसके पास ही मिट्टी फूस से बना झोपड़ा। महिलाएं गीत गाती वहां पहुंची तो कुम्हार चलते चाक का काम बंद कर एक और खड़ा हो गया। मायरा लेकर आई मामी की भाभी सबसे चंचल थी और वह प्रत्येक काम में अधिक उतावली जान पड़ती थी। वह सिर पर उठाकर लाई हुई सामान चाक के पास रखकर पूजने लगी। कुम्हार के 5 कोरे मटके लेकर उन पर हल्दी के स्वास्तिक बनाए और मटकों की गर्दन के पास मोली नाड़ा बांधकर कुम्हार को कुछ रुपये और अनाज दिया। 5 सजी धजी महिलाएं एक एक मटका सिर पर उठाकर अन्य महिलाओं के साथ गीत गाती कुएं पर पहुंची और मटकों में पानी भरकर गीत गाती घर लौट आई। कोरे मटकों के लिए पहले से लीप पोत कर सुरक्षित किए गए स्थान पर उन्हें रख दिया गया। घर में औरतों के पहुंचते ही एक बार फिर सब्जी मंडी का सा माहौल बन गया था। मुश्किल से 15 महिलाएं और 10-12 छोटे बड़े बच्चे घर में होंगे, लेकिन शोर रेलवे स्टेशन से भी बढ़कर बिना किसी काम इस कमरे से निकलकर उस कमरे में लगभग दौड़ते हुए जाना और उसी गति से लौट आना, मानो वे आंख मिचौली अथवा पकड़म पकड़ाई खेल रहे हों। पुरुषों की चौपाल घर के सामने लगे सामियाने में चलती रही। चार पहियों पर बैठे बुजुर्ग उनके बीच रखे हुक्के को गुड़गुड़ाते हुए साथ में बैठे अन्य बुजुर्गों की ओर घूमकर अंतहीन बातों में उलझे प्रतीत होते थे। अंदर बाहर कान फोड़ू शोर से बौखलाई राखी वहां से भाग जाना चाहती थी। इतना शोर तो शायद कभी उसकी कक्षा में भी नहीं हुआ होगा। राखी असहाय से अपनी मम्मी के पास उससे चिपकने का प्रयास कर रही थी। गांव में बिजली नहीं थी। अंधेरा होते ही मिट्टी तेल की ढिवरी एक दो कमरों में मटमैले धुंधले प्रकाश से जल रही थी। एक नौजवान कमरे में रखे 2 गैस लालटेन निकाल कर लाया और उनकी टूटी हुई ढक्कन खोलकर कैरोसिन भरकर बंद कर दिया। फिर उस पर लगी टूटी हुई बटन अंदर बाहर खींचकर उसमें हवा भरने लगा। लालटेन के ऊपरी भाग में बिजली के बल्ब जैसा गोल फिलामेंट को उसने माचिस से जलाया तो वो सूं सूं की आवाज के साथ वह पहले लाल पीला हुआ और फिर बिजली के बल्ब जैसा जल उठा। आंगन दूधिया रोशनी से भर गया। आंगन में लकड़ी के पटड़े पर दूल्हे को बिठाकर 7 अनाज तथा तेल हल्दी से तैयार किया गया उपटन उन महिलाओं द्वारा बारी बारी से उनके पंजे, घुटने, कलाई, कंधे, माथे और गालों पर मलने लगी। उसके एक पैर और एक हाथ में डोरे बांधे गए। उनमें कोड़ी, लोहे का छल्ला, छोटे से लाल कपड़े में राई, हल्दी का टुकड़ा और कुछ जादू मंत्र का प्रभाव आदि बांधे गए। भाभी या काकी कहलाने वाली रिश्तेदार दूल्हे को घिस घिस कर बर्तन की तरह चमकाने का प्रयास में जुटी हुई थी। घंटा भर की कसरत के बाद उसे वही महिलाओं ने पानी डालकर नहलाया और उसे उबटन से चिकट हुए वही मैले कुचले कपड़े पहनने को दिए। धो मांझ कर चमकाए दूल्हे को फिर वही मैले कपड़े। दूल्हा खड़ा हुआ तो उसके सिर पर एक नया ओढ़ना रखकर एक थाली में कुछ मिठाई, पैसे और दीपक जलाकर उसकी आरती करने का प्रोग्राम था, जिसे सबने एक स्वर में यह शुभ काम सुबह से गुमसुम से बुआ की कंवारी बेटी राखी को सौंपा। राखी हैरान परेशान सी अपनी मम्मी को देखने लगी, लेकिन मामी की भाभी ने आगे बढ़कर
राखी का हौसला बढ़ाया और हाथों से करके बताया कि थाली को दोनों हाथों से पकड़कर दीपक पर नज़र रखते हुए बाएं से दाएं सिर से घुटने तक थाली को 7 बार घुमाना है और अंत में उसकी थाली में रखी मिठाई से मुंह मीठा करवाना है। बस हो गया आरता। रात को दूल्हे के साथ घी शक्कर खाने की तुम्हारी दावत पक्की। मम्मी को लगा जैसे राखी ने महिलाओं के हाथ से थाली लेकर मामी की भाभी की कथानुसार दूल्हे की आरती उतारनी शुरू की। तो फर्स्ट राउंड में तो कुछ संकोच में घबराई सी रही, किंतु दूसरे राउंड में वह आंखें बंद करके मन में स्कूल की प्रार्थना गाने लगी। इतनी शक्ति मुझे दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। और उसी धुन में उसने 7 राउंड पूरे कर दिए, क्योंकि अब गिनती करने का जिम्मा उपस्थित महिलाओं का था। मामी की भाभी ने 7वां राउंड पूरा होते ही राखी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बेटा, और उससे थाली लेकर उसे स्वतंत्र कर दिया। राखी की मम्मी जैसे स्वपन से जागी। अरे मेरी भाभी की चंचल भाभी, बच्ची को आरता करने का ज्ञान तो मजेदार दिया, लेकिन यह क्यों भूल गई कि आरता सिर्फ सुहागन ही करती हैं। तेरा आरता भी किसी कंवारी कन्या ने किया था क्या? राखी की मम्मी ने उसके पास आकर समझाया। और भी 2-4 ने उसका समर्थन किया। तो मामी की भाभी ने भी उसी स्वर में कहा, मेरी ननद की ननद जी, उस घड़ी किसने पता लगे कि कौन आरता करे है और कौन फेरे करावे है। तम राम जी की भुआ हो, तुम्हारा हक तो सबसे बड़ा है, तम ही संभालो यो काम। उसने भाभी की भाभी से थाली लेकर सामने खड़े भतीजे का परंपरागत रूप से आरता किया और उसे साथ लेकर कमरे की दीवार पर बने देवों के स्थान के सामने बिठा दिया। कुछ देर बाद बनवारे के लिए दूल्हे के ऊपर 4 कोनों से 4 लोगों द्वारा पकड़ी ओढ़नी के नीचे औरतों को गीतों के बीच गांव भर में उसे पैदल घुमाया गया। सुनसान चांदनी रात में महिलाओं के मधुर कंठ से निश्रुत देहाती सुर में गूंजते मंगल गीतों से पेड़ पौधे ही नहीं, धरती आकाश और निंद्रामगन पशु पक्षी तक मदहोश हो रहे थे। शहर में पली बढ़ी राखी के लिए यह एक अति मनभावन और फिल्मी गीतों से भी सरस सुखद अनुभव था। उसका मन कर रहा था कि वे इसी प्रकार गीत गाती रहें और वह आंखें बंद करके सुनती रहे। इतना मधुर गीत उसने पहले कभी नहीं सुना था। राखी की मम्मी भी अन्य महिलाओं के सुर में सुर मिलाकर गीत गा रही थी। राखी ने पहली बार अपनी मम्मी को देहाती सुर में गीत गाते देखा था। वे तो उनकी बोली में बात भी कर लेती हैं। शायद पापा भी इन लोगों से इसी प्रकार बात करते होंगे, लेकिन मैं तो इनकी बोली में बात करना तो दूर, इनकी आधी से ज़्यादा बातें तो समझ भी नहीं पाती। मामी की भाभी इन सब से अलग हैं। जब से आई है भाग भाग कर सब काम कर रही है। इसके चेहरे पर खुशी और होठों पर मुस्कुराहट बहुत भली लगती है। हर किसी से हंस हंस कर बातें करती है और बिना बात के हंस देती है। आज की रात कोई सोएगा नहीं, रात भर सिर्फ गीत गाए जाएंगे, क्योंकि आज राती जगह है। मामी की भाभी बहुत उत्साहित है, वह तो नाचेगी भी। उसने 2-4 ठुमके लगाकर भी दिखा दिए। उसने राखी की मम्मी और मामी को भी नाचने के लिए राजी कर लिया। रात के 10 बज रहे थे। यहाँ तो गीत गाने और नाचने में सभी एक्सपर्ट नजर आते हैं। अभी फास्ट स्पीड का एक गीत, के साइकिल का आना जाना, के साइकिल की बात, तेज चलाई मत ना, तेज चलावे तो जहाज चलाइए, माँ बिजली का तार हाथ लगाइए मत ना, पूरा हुआ है। क्या मज़ेदार गीत था। और उसके साथ नाचने वाले ने भी अपने पूरे जोश और हुनर से सबको मोहित कर दिया था। उसके बाद वैसा ही एक और फास्ट गीत उसी नव यौवना ने शुरू किया। मरी रे मेरी माँ, मरी रे मेरी माँ, बचा ले मेरी माँ, मेरी पसली में दर्द हुआ रे मेरी माँ। नाचने वाली कभी झुककर तो कभी लेटकर, कभी पेट छाती पकड़कर गीत के बोल पर झूम झूम कर नाची, और दूसरी उपस्थित महिलाओं ने सुर में सुर मिलाकर गीत गाती रही। सबसे उतावली नजर आने वाली भाभी की भाभी मेहंदी लगाने में व्यस्त थी। अब तक वह राखी और अपनी बेटी को मेहंदी लगा चुकी थी और स्वयं मेहंदी लगाने की सोच रही थी। मेरी भाभी की चंचल भाभी, ले अब तू भी बीच में आ। मैं एक गीत गाती हूँ, देखती हूँ तेरी कमर में कितना लोच है और तेरे पाँव कितने फुर्ती से उठते हैं। राखी की मम्मी ने कहा। वे भी अब गांव के रंग में आ चुकी थी। हाँ मेरी नंदल की प्यारी ननद जी, थम गाओ, मैं मेरा पूरा जोर लगा दूंगी। मेरे हाथ पाँव में मेहंदी थम पाछे लगा देना। शुरू करो गीत, और अब देखो मेरा नाच। थम भी आ जाओ तो रंग चोखा आवेगा।
तू तो पहले तेरे ठुमके दिखा, तेरा नाच देख के मन करेगा तो मैं भी आ जाऊंगी। शुरू करूं? धोले से मंदिर से मैं शीसा लग रहा, तेरे दादा ने ले ली किताब, चला जाइए पढ़ने न, बनी धूप पड़े धरती रे तपे, मेरा तल मल करे रे शरीर, मैं कैसे जाऊं पढ़ने न, बच्चा साइकिल दे दूं चढ़ने न, छतरी की कर दूं छाव, चला जाइए पढ़ने न। सामूहिक गीत की धुन इतनी मदमस्त थी कि अन्य कई उसके साथ नाचने लगी। राखी के मन में भी मामी की भाभी के नाच से तरंगे उठ रही थी, किंतु संकोच वश उसका साहस नहीं हो पा रहा था। वह तो अपनी मम्मी को इतना सुरीला गीत गाते देखकर हैरान थी, लेकिन माहौल ऐसा बन गया था कि वह चाहकर भी वहां से उठने को तैयार न थी। राखी को ज्यादा देर तक जागने का अभ्यास नहीं है। वह तो एग्जाम के दिनों में भी कभी इतनी देर तक नहीं जागी थी। उसकी आंखों में नींद उमड़ रही थी, किंतु फिर भी वह सुरीले गीतों और नाच देखने का लोभ छोड़ नहीं पा रही थी। उसकी नींद पूरी ना होने से उसके बीमार पड़ने की मम्मी को चिंता है। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। बच्चे यहाँ वहाँ दरी पर दूल्हे के पास बेसुध सो रहे हैं, लेकिन मामी की भाभी अभी भी एकदम तरोताजा है। उसे तो ऐसे ही फास्ट स्पीड में गाए जाने वाले गीतों और ननद की ननद जैसी समझदार गाने वाली का साथ चाहिए। फिर रात कितनी बीती या भोर हो गई उसे खबर नहीं। मामा जी भीतर आंगन में आए और मामी से कुछ बात करने लगे। सुबह निकासी से पहले सब काम पूरे हो जाने चाहिए, ताकि ठंडे ठंडे बारात प्रस्थान कर सके। मेहमानों के कलेवे से लेकर रास्ते में छोटे बच्चों के लिए खाद्य सामग्री तक की चिंता थी उन्हें। बैलगाड़ी भी तैयार कर ली गई थी। उसमें कुछ नर्म बिस्तर रखने बाकी थे, ताकि राखी जैसे कोमल बच्चे आराम से बैठ सकें। ऊंट बैल उनके अपने हैं, उनकी साज सजावट का काम तो चलते समय भी कर लिया जा सकेगा। सामान पहले से ही संभाल कर रख दिया है और उसकी जिम्मेदारी भी एक अनुभवी व्यक्ति को सौंप दी गई है। गांव की औरतें बारात में नहीं जाती, छोटी लड़की और बच्चे बारात में जाते हैं। उनसे बारात में रौनक रहती है। दुल्हन के साथ कोई समझदार लड़की हो तो बहुत सुविधा रहती है। इसलिए निश्चित हुआ कि राखी अपने पापा के साथ बारात में जाएगी। राखी के मामा सुखराम का नाम गांव के संपन्न लोगों में आदर सम्मान से लिया जाता है। खेत खलिहान कुआ बावड़ी हल बैल गांव भैंस ऊंट, खेतों में दिन रात काम करने वाले मजदूर उनके साथ हैं। कितने ही गरीब परिवारों का भरण पोषण मामा के सहयोग से हो रहा है, लेकिन वह इसे अपना उपकार नहीं, काम करने वालों की मेहनत तथा ईश्वर की कृपा मानते हैं। तीज त्योहार हारी बीमारी दुख तकलीफ और उनके मंगल कार्यों में पैसे टके से भी उनकी मदद करते रहते हैं। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती है तो वह स्वयं आगे बढ़कर अन्न धन से उस परिवार की सहायता अवश्य करता है। आज मामा के इकलौते बेटे की शादी है। दूर नजदीक के सैकड़ों रिश्तेदार, गांव बगड़ के लोग और भाई बंधु बारात में जाने को उत्सुक और तैयार हैं, लेकिन एक घर से एक ही व्यक्ति बारात में जा सकेगा। लड़की वालों की तरफ भी देखना पड़ता है। फालतू भीड़ इकट्ठी करके उन्हें बेकार ही क्यों तकलीफ में डाला जाए। नाना करते करते भी 40 से ऊपर बाराती तैयार हो गए थे। एक बैलगाड़ी को सुंदर कपड़े से सजाकर 2 गुंबदों की पालकी जैसी बनाई गई, जिसमें रुई के मोटे गद्दों पर कालीन बिछाकर नर्म सेज का रूप दिया गया। यह पालकी दुल्हा दुल्हन और निकट संबंधी के छोटे बच्चों के लिए तैयार की गई। राखी दूल्हे और मामी की भाभी के 2 बच्चों के साथ इसी पालकी में जाएगी। दुल्हन के साथ एक समझदार युवती की आवश्यकता है, ताकि रास्ते में वह उससे बात कर सके तथा आवश्यकता होने पर उसकी सहायता कर सके। कुछ लोग ऊंटों पर और बड़े बुजुर्ग साधारण बैलगाड़ियों पर जाएंगे और नौजवान तो पैदल ही जा सकते हैं। सप्ताह भर बाद आज दूल्हे को नए कपड़े पहनाए गए। काफी टीमटाम और तैयारी के बाद दूल्हे की भाभी ने उसकी आंखों में काजल लगाया। फिर राखी के पापा ने उसके सिर पर पगड़ी के ऊपर सेहरा बांधकर दूल्हा बनाया गया। अब शादी हो जाने तक वे उसके बॉडीगार्ड रहेंगे। मामी ने अपने आंचल में छुपाकर उसे दूध पिलाया और उसकी पीठ थपथपाकर गृहस्थ जीवन संग्राम में कूच का आदेश दिया। दूल्हा अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। गांव में प्रथा है कि दूल्हे की मां अपने बेटे की बारात में नहीं जाती। एक बार फिर महिलाएं गीत गाती हुई दूल्हे के साथ घर से बाहर आई और उसकी पालकी में बैठ जाने तक उसे उत्सुकता पूर्वक संदेश देती रही। शायद गांव के लोग शादी विवाह को भी युद्ध जीतने जैसा पराक्रम और शौर्यपूर्ण कार्य मानते हैं।
इसीलिए तो माँ ने अपने बेटे की पीठ थपथपाकर प्रोत्साहित करती हैं कि वह उनके दूध की लाज बचाने के लिए विजयश्री लेकर ही लौटे। उसके साथ ही राखी के पापा ने उत्साहपूर्वक हर हर महादेव का जयघोष किया और लाल थैली से मुट्ठी भर सिक्के निकालकर पालकी के ऊपर से उछाल ले, जो हवा में झंझनाहट के साथ आगे जा गिरे। बारात रवाना हुई तो आसमान पर हल्की हल्की बदलियां छा गई। सूर्य उनके साथ जैसे आंख मिचौली खेलता सा प्रतीत होता था। वातावरण में ताजगी और ठंडक थी। बारात के साथ पैदल चल रहे नौजवान नाचते गाते मस्ती में झूमते धमाल मचाते चल रहे थे। ऊंटों पर बैठे बाराती भी देहाती रागनी गाते मस्त थे। बालू रेत में हिचकोले खाती पालकी में बैठी राखी एक विचित्र आनंदपूर्ण माहौल में खोई अनुभव कर रही थी। रास्ते में दोनों तरफ उगे पेड़ पौधे और खेतों में लहलाती हरी और सुनहरी फसलों ने माहौल को और भी सुहावना बना दिया था। राखी का मन पुलकित हो रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह भी दूसरे बारातियों के साथ बालू रेत में पैदल चले, लेकिन एमके ने कहा था कि बालू रेत में पैदल चलना बहुत ही कठिन है। रेत में पाँव धंस धंस जाते हैं और उबलती रेत से पाँव जलने लगते हैं। उसका मन आगे पीछे हिचकोले खाते ऊँट की सवारी करने को भी लालायित हो रहा था, किंतु एमके ने समझाया था कि ऊँट की सवारी में तो और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। ऊँट से नीचे उतरने में कितनी देर बाद तक भी टांगें सीधी नहीं हुई थी और 3 दिन तक कमर में भी दर्द हो रहा था। दोपहर हो रही थी, धूप भी तेज होने लगी थी। राखी के पापा कभी दूसरी बैलगाड़ी में बुजुर्गों के साथ तो कभी पैदल। उन्होंने दूल्हे से पूछा, दूल्हे राजा, प्यास लगी है क्या? पानी लाऊं? हाँ फूफा जी, प्यास भी लगी है और भूख भी लगी है। मेरी बहन को देखो, कैसे मुरझा गई है। मुझे तो लगता है कि प्यास से इसका भी बोलना ही बंद हो गया है। थोड़ी देर पहले बच्चों के साथ खूब बोल बतला रही थी। तुम पहले इसको पानी पिलाओ। ठीक है, थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई दे रहा है, मैं वहां से पानी मंगवाता हूँ। राखी बेटा, बहुत प्यास लगी है क्या? हाँ पापा। कुछ ही दूरी पर पीपल के नीचे एक कमरा था, उसके पास ही कुआं भी था। बारात वहां रुक गई। एक युवक ने कुएं के पास रखी बाल्टी और रस्सी से पानी खींच कर निकाला। एक अन्य व्यक्ति ने साथ लाई खाने की पोटली खोलकर सबको पूरियां और दो दो लड्डू दिए। सभी ने लड्डू और पूरी खाकर पानी पिया। राखी देखकर हैरान थी कि ये लोग लड्डू के साथ भी पूरी खा लेते हैं। बुजुर्गों ने वहीं आग जलाकर हुक्का तैयार किया और मजे से पीने लगे। दोपहर ढलते बारात राजकीय मिडिल स्कूल जयरामपुर तक पहुंची। शायद गांव में धर्मशाला ना थी, इसलिए बारात के ठहरने का प्रबंध स्कूल में किया गया था। पक्की ईंटों की 5 फुट ऊंची दीवार से घिरे अहाते में कई कमरे थे। प्रत्येक कमरे में एक तथा बरामदे में दोनों ओर दीवार पर आमने सामने ब्लैक बोर्ड बने थे। शायद वहां 2 क्लासें एक दूसरे की ओर पीठ करके लगाई जाती होंगी, लेकिन वहां छात्रों का स्थान पर चारपाइयां बिछी हुई थी। अहाते के बाईं और भाग में दूर दूर शौचालय बने थे। काफी बड़े क्षेत्र को घेर कर छात्राओं का प्रार्थना और खेल का मैदान था। बारात के नहाने के लिए 2 बड़े बड़े ड्रम में पानी, साबुन, तेल की शीशी और एक कंघी भी रखी हुई थी। बारात का स्वागत करने के लिए 2 आदमी वहां बैठे थे। उन्होंने पहले दूल्हे और बच्चों को पालकी से उतार कर दूल्हे के लिए विशेष तौर पर एक सुंदर चादर और तकिए से सजे बड़े पलंग पर बैठाया। फिर बड़ों को चारपाइयों पर आराम से बैठा दिया। बाकी बाराती अपनी सुविधा अनुसार चारपाइयों पर विराजमान हो गए। जानवरों को थोड़ी दूरी पर बांधकर उनके लिए घास, चारे और पानी का प्रबंध कर दिया। ऊपर के काम से मुक्त होकर बुजुर्गों के लिए हुक्का पानी की व्यवस्था में लग गए दोनों आदमी। गांव के कुछ छोटे बच्चे और लड़कियां दूल्हे के पास इकट्ठे हो गई थी। दुल्हन के घर से कुछ लोग बारात के लिए नाश्ता लेकर आ गए थे। एक आदमी ने परात में लड्डू लिए हुए थे और दूसरे ने पकोड़ों की परात उठा रखी थी। तीसरा एक बाल्टी में खोलती चाय लिए था और अन्य 2 पत्तों को तिनके से जोड़कर बनाए गए पत्तल लिए हुए था। सभी को पत्तलों पर लड्डू और पकोड़े परोस दिए गए। बच्चे, बूढ़े और जवान लड्डू खाने में व्यस्त थे। कुछ चटपटे और नमकीन पकोड़ों के साथ होने से उनकी भूख प्रचंड हो गई थी। 2 व्यक्ति बारातियों को चाय के गिलास भर भर कर देने लगे थे। राखी ने एक पकोड़ा मुंह में डाला, लेकिन मिर्च तेज होने के कारण वह उसे खा न सकी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। उसने लड्डू का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला तो उसे चैन पड़ा। चाय उसने कभी पी ही नहीं थी। वह तो लड्डू और पकोड़े गपागप खाते बारातियों को देखकर हैरान थी। हरिराम एक व्यक्ति के साथ आया और अपने काका सुखराम से बात करने लगा। शादी की पूरी व्यवस्था हरिराम ही संभाल रहा था।
किंतु सामियाना तथा टेंट का कुछ जरूरी सामान मंगवाने से उसका बजट गड़बड़ा गया था। दुल्हन के पिता की ओर से मिलने के समय नेक के रुपये दूल्हे के पिता और उसके कुछ रिश्तेदारों को दिए जाते हैं, लेकिन शादी की दूसरी व्यवस्था करने में हरिराम को दिए गए रुपये खर्च हो गए थे। इसलिए उसने काका से बात की और रुपये लेकर दूल्हे के पास आ गया। उसने पूछा कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उसने मुस्कुराकर ना कहा और बड़े भाई को धन्यवाद दिया। हरिराम जाते समय फूफा को बताकर राखी को भी अपने साथ लेकर गया, ताकि अकेली लड़की जनवासे में गुमसुम बैठने के बजाय चमेली के साथ चलकर शादी की रौनक देख ले। यह चमेली का गांव है और वही इस शादी की सूत्रधार है, लेकिन बिचौला होने का श्रेय उसने अपने पति हरिराम को दिया है। चमेली, यह शहर वाली बुआ की बेटी राखी है। जनवासे में बारातियों के बीच गुमसुम से अकेली बैठी थी। मैं इसने तेरे कने ले आया हूँ। अब तू इसकी देखभाल कर और इसने जो भी चाहिए दे दे। मने तो बहुत काम है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। बहन ने दुखी मत होने दिए, पहली बार गांव में आई है। मैं दुकाव की तैयारी करवा दूँ। तू इसने भी बींदनी के पास ले जा, वहाँ चहल पहल देख कर इसका भी मन खुश हो जाएगा। ठीक है जी, तुम अपना काम देखो। बहन ने संभालने की जिम्मेदारी मेरी, तुम फिक्र मत करना। बेटी का गरीब बाप तो लाचार है, तुमने ही ब्याह की सारी जिम्मेदारी ली है, कहीं कोर कसर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे काका ने गरीब की बेटी वास्ते खजाना खोल दिया है, तो तुम भी उनकी मूंछ और पगड़ी ऊंची रखना। साची बात है चमेली, मैं बेटी के गरीब माँ बाप की इज्जत और तेरे लखपति काका की मूंछ नीची ना होने दूंगा। रिश्ता हमने करवाया है तो दोनों घरों की मान मर्यादा रखना भी हमारा ही फर्ज है। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, कोई जान भी नहीं पाएगा कि ब्याह का खर्चा बेटे के बाप ने करा है। दोनों का पर्दा बना रहेगा और गरीब की बेटी खाते पीते घर में पहुंच जाएगी। मेरी काकी तो दुल्हन देखकर खुशम खुश हो जाएगी। मैं जाऊं चमेली, तू बहन का ख्याल रखिए, हरिराम ने कहा और राखी के सर पर हाथ रखकर बाहर चला गया। राखी जी, तुम इनकी बुआ की बेटी हो तो मेरी भी लाडली छोटी ननद हो गई। बताओ तुम्हारी मैं क्या सेवा करूं? जे तुम्हारा नहाने का मन है तो पानी गर्म कर दूं, कुछ खाने की इच्छा है तो लड्डू जलेबी ला दूं, जे तुमने आराम करना है तो मेरा बिस्तर तैयार कर दूं, तुम लेट कर आराम कर लो, और जे चाहो तो बिंदनी के घर चलो। थोड़ी देर में डुकाव होगा, फिर जयमाला और 5-6 फेरा का बखत हो जाएगा। चमेली ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद चमेली जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है यहाँ के लोग खाने में लड्डू ही ज़्यादा खाते हैं। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, सब जगह एक चीज़ लड्डू ही नज़र आते हैं। चपाती सब्जी मिले या ना मिले, लड्डू जलेबी ज़रूर हैं। मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ के लोग लड्डू के साथ पूरी भी खा लेते हैं। राखी ने कहा, यहाँ ब्याह शादी में बरसों बाद लोगों को लड्डू जलेबी जैसी चीज़ दर्शन करने को हुए है। तीज त्योहार तो पर गांव में गुलगुले, पूड़ी, लापसी की कच्ची रसोई भी बहुत बड़ी बात है। कोई हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं मिलती क्या? गांव में हलवाई की दुकान? उसने निराश स्वर में कहा, कौन खरीदने जावेगा मिठाई? यहाँ लोगों को एक बखत रूखी सूखी रोटी मिल जावे तो भगवान का शुक्र है। लेकिन मैं तो जब से आई हूँ मुझे तो सब जगह लड्डू जलेबी ही नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुँचते ही सबको लड्डू दिए गए, पकोड़े और फोग, इतनी मिर्ची, मेरा तो मुंह जल गया। ये तुम्हारे भाई की मेहरबानी है, गरीब घर की छोरी ले रहे हैं। इस करके अपनी शान बनाए रखने वास्ते ब्याह खुद की हैसियत से तुम्हारे मामा ने ही पूरा खर्चा किया है। मेरे ब्याह में तो बारात ने चावल शक्कर से ही संतोष करना पड़ा था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि खुद के खर्चे पर ही शादी कर रहे हैं? लड़की बहुत सुंदर है या कोई और वजह है? बाई जी, छोरी की खूबसूरती की तो बात ही ना करो थे। हजारों लाखों में भी इतनी सुथरी छोरी ना मिलेगी। हमारे गांव में तो उस बर की दूसरी छोरी ना है। अच्छा? राखी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, तभी तो तुम्हारे भाई ने बड़ी समझदारी से काम करा है। ब्याह का सारा खर्च काका के दम पे कर लिया। दान दहेज से लेकर घर की साज सज्जा और बारात के खाने ठहरने का इंतजाम तुम्हारे भाई ने करा है। अब कोई ना कह सके कि माँ बाप ने छोरी बेच दी, और ना ही कोई यह कह सके कि दौलतपुर ये पैसे के दम पर गांव की सबसे सुथरी छोरी खरीद के ले गए। समझ लो कि छोरी के माँ बाप की लाज रह गई और तुम्हारे मामा मामी ने उनके सबसे लाडले बेटे के वास्ते मनपसंद बींदनी मिल गई। चमेली ने विस्तार से बताया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी चमेली जी, मैं तो सोचकर ही हैरान परेशान हूँ कि ऐसा भी होता है।
चलो ढुकाव का टेम हो गया बाई जी, दूल्हे को देखने का मौका फिर न मिलेगा, चमेली ने उत्साहपूर्वक कहा। वह उठकर खड़ी हो गई तो राखी भी उसके साथ दुल्हन के घर जाने को तैयार थी। चमेली के घर से कुछ दूर सफेदी से चमचमाता और रंग बिरंगी झंडियों से सजा और सुंदर सामियाने से घिरा शादी का घर नजर आया। वे दोनों अंदर चली गई। घर में मामा के घर जैसी भीड़ भाड़ नहीं थी। हरिराम बारात को ढुकाव के लिए बुलाने गया था। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।